बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि दिन का आगाज़ जैसे ही आप करें, आप पॉजिटिव थाट्स के साथ करें, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए दिन का आगाज़ करें। जैसे ही आपकी सुबह का आगाज़ होगा उसी तरह आपके पूरे दिन की जो है वो रूटीन चलती है। अगर सुबह उठते ही आपने कोई परेशानी वाली बात सोच ली, आपका मूड चिड़चिड़ा सा रहा, तो बिलीव मी आपका पूरा दिन उसी तरह से गुजर जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी सुबह उठें, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि एक नई सुबह उसने आपको देखने नसीब की है। उसके साथ साथ अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें और 30 मिनट कम से कम आपने उठते साथ ही अपने फ़ोन से दूर रहना है। फ़ोन को आपने नहीं देखना। ये रूटीन आप अपनी जो है ना इसमें ऐड कर लें, ये रूटीन अपना लें, अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें। देखिएगा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसकी रंगीनियों को और ज़्यादा आप अच्छे से जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जनाब हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आते हैं जिन पे हम डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि मैं हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब जिनके बारे में यकीनन लगता है कि हालात हाज़िरा में हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 64% से ज़ायद हमारी यूथ है, तो उन्हें बताना, उन्हें गाइड करना, उन्हें अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीमी इदारों से तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, उनसे वो और ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हैं और पिक करते हैं। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इशू जब आप हाईलाइट करें, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप डिस्कस करें, तो यकीनन नौजवान उसकी तरफ आता है और उसको सीखने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, फ़न आर्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। नौजवानों को हम देखते हैं, देखिए दुनिया की बात करते हैं ना, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके हाथ में गैजेट्स आ चुके हैं। तो क्या इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये जो हम पेंटिंग की, स्केचिंग की या फ़न आर्ट्स की हम बात करते हैं, ओवरऑल जो इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी हम बात करते हैं, क्या वो कहीं कम पड़ रही हैं? लाइब्रेरीज़ में जो एक रुझान मिलता था, क्या वो कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, या कहीं ना कहीं फिर से हमें ये जो सारी रूटीन है, ये जो सारी हमारी एक टैलेंट कहूँ, एक बहुत बड़ा फ़न है, इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है? या डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, डिफरेंट जो हम इवेंट्स का इनेकाद करवाते हैं, डिफरेंट महफ़िल जो है वो सजाई जाती हैं, क्या फिर से वही चीज़ें रोटेट करने की ज़रूरत है? तो यकीनन ये इंतहाई एक अहम आज का टॉपिक है कि फ़न आर्ट्स की बात करें। नौजवान जहाँ हम बात करते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाशऊर हमारे नौजवान है, तो क्या ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं? फ़न आर्ट्स की जब हम बात करते हैं, वो कितनी दिलचस्पी रखते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग, दिलचस्प आज का टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, बहुत कुछ आज जानेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए माशाल्लाह जो हमारे साथ आज के गेस्ट हैं, मैं उनका क्या तारुफ़ करवाऊँ, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अगर ओवरऑल दुनिया भर में देखें तो 32 ममालिक में जो है वो उनका आर्ट जो है वो जा चुका है। ना सिर्फ वो ख़ुद आर्टिस्ट हैं, बल्कि वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उन्हें आर्ट की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, वो बताते हैं। कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे माशरे में एक आर्ट की, उसके थ्रू अपने फ़न को उजागर करने की, उस पर वो काम करते हैं। मज़ीद उनकी लाइफ के बारे में आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद अज़ीम इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आज का यकीनन टॉपिक है। आपकी कहूँ तो आप ही से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक। ओवरऑल टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आपकी लाइफ के हवाले से, आपकी जर्नी, आपकी ये सक्सेस के हवाले से नाज़रीन को ज़रूर बताइए। मेरा तलक छोटे से शहर मियाँ चन्नू से है, जहाँ जब मैंने आगाज़ किया तो स्कूल में जो स्कूलिंग थी मेरी, तो तख्ती का दौर था वो। यस, हम मैंने भी लिखी है तख्ती। तो तख्ती लिखते थे, हम टाट हाँ, के ऊपर बैठ के ड्राइंग करते थे, स्केच यस, बुक के ऊपर। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि छोटे शहरों में निकलना आगे आना आर्ट के हवाले से हाँ, बड़ा मुश्किल था। बहुत मेरे वाले साहब बिल्कुल। एक कारपेंटर थे और बड़े वो मुझे हेल्प होती थी बोर्ड बनाने में, चीज़ें अच्छा, बनाने में। ठीक जब मैं है। मैट्रिक में पहुंचा तो सात कैन का पाकिस्तान में बहुत दौर दौरा चर्चा था। तो मैंने वो पेंट से, रंग से आयात की तशबीहाती अंदाज को पेंट किया, मसवरी की, क्या बात दरख्त है, बनाए। माशाल्लाह। तो उसी दौरान टीवी का एक प्रोग्राम था, लाहौर से आता था, पाइनात, उन्होंने मुझे बुला लिया।
जब मैं छोटे शहर का नौजवान उसमें गया तो गली गली चर्चा हुआ कि फलां का लड़का टीवी पे आ जा रहा है और गया है जी। तो ये थी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची आर्ट के हवाले से छोटे शहरों में। तो फिर एफए के बाद मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद आ गया। यहाँ मैंने मुख्तलिफ कोर्स किए इस्लामिक आर्ट के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आर्ट है ये इंसान के अंदर होता है। यस, तख्लीकी है, कुदरती तौर पे। जी हाँ जी। तो फिर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन की एज ए टीचर में। तो अरसा 25 साल से मैं टीच कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लामिक आर्ट, मुस्लिम आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह, मिनिएचर आर्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस पूरी जर्नी में कहीं जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो वो भी बताइए। देखिए, मुश्किलात ये थी कि जिस शहर से मेरा ताल्लुक है वहाँ पता नहीं था कि पैलेट क्या है, ऑयल पेंट्स क्या हैं, ब्रश क्या हैं, ईजल क्या है। तो हम बड़े सादा थे उस दौर में। सादगी से मैंने जब काम किया तो मुश्किलात ये थी कि ख़ानदान में अक्सर लोग कहते थे ये हाथ काले कर रहे हैं, अच्छा, इसका स्कोप कोई नहीं है। सैंड बोर्ड है, पेंटिंग है, अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। छोटे शहरों में अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने वहाँ अलम उठाया, फिर चल पड़ा और काम किया मैंने। तो पाकिस्तान गोल्डन जुबली की सालगिरह थी 50वीं। ठीक है। तो मैंने अल्लामा इकबाल के बेटे से एक शेयर किया अपना आइडिया 50 फुट 50 साल के हवाले से पेंटिंग। ओके। तो मैं परचम लगा के अपनी शर्ट पे तो मीटिंग में गया। इस्लामाबाद में मीटिंग थी इसकी गोल्डन जुबली इसकी तकरीबात की। तो मेरी पेंटिंग वो शामिल की गई 50 फुट उसमें, तो जिसको मुल्की सतह पे बहुत पजीराई मिली। क्या बात है, क्या बात तो है। मैं समझता हूँ कि वो जो एक मेरे ऐसे मैंने वो पेंटिंग तैयार की जैसे मैं पाकिस्तान बना रहा हूँ। क्या बात। इस तरह से तो मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। ज़बरदस्त। मोटिवेट हुआ इस चीज़ ने मुझे बड़ा किया कि मैंने वो अल्लामा इकबाल की शायरी को, वलवला अंगेज़ शायरी को, अल्लामा इकबाल कायद आज़म की वो शख्सियत को, उनकी स्ट्रगल को, पूरा पाकिस्तान को मैंने उसमें पेंट किया अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात बहुत हैं, सीखने का मुश्किलात भी बंदा सीखता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है, जो जितनी मुश्किलात आती है इंसान अगर उसको सबक के तौर पे ले तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हमारे नौजवान ज़रा मुश्किलात से घबरा जाते हैं। ओवरऑल नाज़रीन को बताइए फन आर्ट्स है क्या? देखिए, इंसान जब गार में रहता था तो उसने अपनी फीलिंग्स गार के अंदर केव आर्ट किया, बड़ा खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे। तो रहने का, बोलने का सलीका नहीं था इंसान के पास। तो ये शऊर आता गया, इंफॉर्मेशन मिलती गई इंसान के पास, एवोल्यूशन चलता गया। तो मैं समझता हूँ आर्ट जो है बेहतर लाइफ की तरफ है। गाना पेंटिंग करनी, मुजस्समा तैयार करना, ये भी एक आर्ट है। रहना भी एक आर्ट है। अच्छी बात करना भी एक आर्ट है। अपना डिफेंस करना भी एक आर्ट है, मैं समझता हूँ। तो आर्ट ये नहीं है कि हमने पेंटिंग बना ली तो आर्ट है। आप एक अच्छे इंसान हैं, अखलाक वाले इंसान हैं, तो ये भी आपका एक आर्ट है कि आप लोगों को मुतासर कर रही हैं और ये कर रही हैं। आप दरगुजर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ये भी एक आर्ट है। ये भी आर्ट है। लेकिन इस आर्ट की कहीं ना कहीं कमी है। जी हाँ जी। अभी कमी होती जा रही है। बहुत कम इस शोबे को लोग समझ पाते हैं, इसकी वैल्यू को, इसकी अहमियत को पहचान पाते हैं। और मुझे लगता है जिस इंसान के अंदर ये जज्बा होगा, जो एक बहुत बड़ा, एक मैं उसे कहूँ कि ज़र्फ़ रखता होगा, वही एक बहुत बड़ी इस फील्ड को जान सकेगा। लोग इसको रोज़ी का ज़रिया बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर फ़न आर्ट का टैलेंट है, सलाहियत है, वो इसको सीख कर बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सके? हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि एफए के बाद बच्चे कहते हैं कि हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। मैं समझता हूँ कि आज नई नस्ल है वो फाइन आर्ट्स में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं नाम पैसे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो अब जो ही तरक्की इंफॉर्मेशन मिलती है इंसान के पास, लोगों में शऊर आ रहा है, बच्चों में शऊर आ रहा है, उनके वालिदैन को शऊर आ रहा है। जैसे NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स है, हमारे अदारे हैं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी, मुख्तलिफ इदारे हैं। तो उसमें लोग अब आ रहे हैं ताकि वो सीखें और रोज़गार भी कमाते हैं। ठीक, इस पे मज़ीद बात करते, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे इन डिटेल बात करते हैं कि अगर आप बाइज़्ज़त रोज़ी कमाना चाहते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा टैलेंट, एक बहुत बड़ा आर्ट है, तो इसको मुकम्मल सीखने की भी ज़रूरत होती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो यकीनन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। पैशन के साथ, शौक़ के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो मज़ीद भी हम जानते हैं अपने मौजूद गेस्ट से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें फ़न आर्ट्स की बात की जा रही है और नौजवानों की इसमें जो दिलचस्पी है, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितना जानते हैं फ़न आर्ट्स की वैल्यू को, उस पर हम बात करें। अजीम साहब हमारे साथ। अजीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ़न आर्ट्स को जो अगर कोई सीखता है, शोबे में महारत हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है माशाल्लाह से, तो क्या इसको बाइज़्ज़त रोज़ का जो ज़रिया है वो समझा जा सकता है, बनाया जा सकता है? क्यों नहीं। मेरा ख्याल में ना डिज़ाइनर है, आर्किटेक्चर है, जूतों की फैक्ट्री जो है, ये जूता जो डिज़ाइन करती है आर्टिस्ट करता है। कपड़े का डिज़ाइन भी एक आर्टिस्ट करता है। बर्तनों के डिज़ाइन, जहाज़ का डिज़ाइन। मैं समझता हूँ कि आर्ट हर शोबे ज़िंदगी के साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ है। सही। अगर उसको अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ इदारे हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, ठीक है, वो सिखा रहे हैं आपको इंटरनेशनली भी आर्ट का बहुत स्कोप है। पाकिस्तान के नौजवानों ने इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा काम किया है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। बात करें फ़न आर्ट्स में पेंटिंग की, तो इसके बुनियादी असूल जो है वो बताइए नाज़रीन को। पेंटिंग बेसिकली जो होती है ना, फाइन आर्ट्स में एक कलीदी मरकज़ है। हम पेंटिंग में आपकी ड्राइंग सबसे पहले करते हैं। पेंटिंग बनानी क्या है? लाइफ स्केच है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, इसके शोबे हैं। अच्छा। आर्ट पेंटिंग एक कैनवस पे, कपड़े पे, कागज़ पे, मिनिएचर बोर्ड के ऊपर, बसली के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर बन सकती है, फाइबर ग्लास के ऊपर बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो पेंटिंग्स बुनियादी असूल हैं वो 7 असूल हैं। सबसे पहले ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके कंपोजिशन, फिर पर्सपेक्टिव, फिर उसके ऊपर आपने शेडिंग, लाइट एंड शेड, फिर आपकी स्टडी, ह्यूमन स्टडी, फ्लावर स्टडी, नेचुरल चीज़ें जो हैं आपको पता हो कि ये अवेयरनेस क्या है। फिर इसकी ये है कि जैसे राग है, गा मा रे, ऐसे ही पेंटिंग में भी राग है, उसकी बैलेंसिंग करनी, कंपोजिशन करना, उसको पेंट से, उसके ब्रशेस के साथ, स्ट्रोक के साथ, कलर के साथ। तो उसके बाद फिर आता है आपका इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, मीडियम कौन सा लगाना है आपने, पोस्टर लगाना है, ऑयल पेंट लगाना है, पेस्टल लगाना है, कौन से कलर लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे महारत करते हैं। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, सीखना, समझना, सीखें आप। ओके। तो हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हिस्ट्री भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं साथ, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि इंसान सिविलाइज कैसे हुआ। बिल्कुल। तो ये सबसे अहम बात ये है कि आर्ट चला कहाँ से है। हाँ, ज़रूरी है ये चीज़ बेसिक, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो यकीनन आपको तारीख का पता होना ज़रूरी है। फ़न मुसव्वरी क्या है, उसकी क्या वैल्यू है? मुसव्वरी जो है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले भी और बाद में भी बहुत बहुत बड़े नाम गुजरे हैं पाकिस्तान में। माइकल एंजेलो की तरह पाकिस्तान में नाम गुजरे हैं, जिसमें सादकैन है, हनीफ रामी साहब हैं, गुलजी साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, गुलाम रसूल साहब हैं, मिसबाउद्दीन काजी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पेंटिंग में, मुसव्वरी में, मिनिएचर में, कैलीग्राफियों में बहुत बहुत खूबसूरत नाम पाकिस्तान में हैं, दुनिया में मकबूल है पाकिस्तान के। ठीक। अच्छा, आपको नहीं लगता इस वक्त हम पेंटिंग की बात करें, मुसव्वरी की बात करें, एक बहुत बड़े आर्ट की बात करें, लेकिन चूँकि चीज़ें अब डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, तो सारी ये पैनाफ्लेक्स की तरफ हम मूव कर चुके हैं, तो इसका क्या फ़र्क? मैं समझता हूँ कि इंसान के पास ये टूल्स हैं, बेसिकली तो आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड में एस्थेटिक सेंस है, तो तब आप डिज़ाइन कर सकेंगे डिजिटल। कंप्यूटर पे आप अपने आइडियाज कंप्यूटर खुद नहीं बनाएगा कि क्या बनाना है। ये बात तो है। आप खुद बताएंगे कंप्यूटर को ये मुझे चाहिए, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। तो एज ए टूल्स पैनाफ्लेक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो पेंटिंग आप हाथ से करते हैं, लिखाई हाथ से करते हैं, ब्रश से करते हैं, उसकी अपनी अभी तक वैल्यू कायम है अपनी जगह पे, यानी कि उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। ये पॉइंट आपने अच्छा किया कि अगर हम पैनाफ्लेक्स की तरफ भी आते हैं तो उसमें इंसानी ज़हन है, कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। नौजवानों को देखें तो कितना इसके तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, फन आर्ट्स में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से ये यूट्यूब चैनल्स आए हैं और यूट्यूब आया है, नेट आया है, इंफॉर्मेशन लोगों के पास बहुत आई है, ज़्यादा आई है, बिल्कुल। तो नौजवान नस्ल, खुसूसन लड़कियाँ इस तरफ बड़ राग़ब हो रही हैं फाइन आर्ट्स की तरफ। मैं समझता हूँ उससे ये होगा, एक तो वो अपने यूट्यूब चैनल बना लेती हैं, ठीक है, और प्लस सीखते सीखते वो पेंटिंग्स बनाती हैं जो बिक जाती हैं उनकी।
ये बड़ा एक पॉजिटिव है, क्योंकि चीज़ बिकती है तो आर्टिस्ट में बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरी चीज़ बिकी है, एक खुशी होती है। ये मेरा जूता आएगा, पर्स आएगा, कपड़े आएंगे। मेरे पास ऐसे होते हैं, एक साल करते हैं, 2-3 माह करते हैं, 4 माह करते हैं, 6 माह करते हैं जो कोर्स। तो जब वो पैसे कमाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, सर हमने ये अपना चैनल बनाया, हमने अपना पेज बनाया जिसपे हमें इतने ऑर्डर आए हैं, ये हमने बना रहे हैं, ये हम शेयर कर रहे हैं, आपसे भी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, आप चूँकि सिखा भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कैसा रिस्पांस, इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं? मैं समझता हूँ गर्मी की छुट्टियों में हमारे पास जगह नहीं होती स्टूडेंट्स को बिठाने की, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं तो वालिदैन भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, हुनर सीखे, कोई आर्ट करे। यानी कि तो छोटे बच्चे भी 7-8 साल का बच्चा भी मेरे पास आया है, 12 साल की बच्चियाँ भी मेरे पास आई हैं सीखने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वालिदैन की भी बड़ी अच्छी है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन, और बच्चों की भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को आर्ट की सीखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से, अगर वालिदैन सपोर्ट ना करें बच्चे नहीं आ सकते। तो पॉसिबल ये बात। अच्छा अजीम साहब, ये कैसे ऐसी चीज़ है, कैसा आर्ट है यकीनन कुदरती है, आपके अंदर ये खुदादाद सलाहियतों में शुमार होता है, लेकिन आपको सीखना फिर भी पड़ता है कि उस्ताद की ज़रूरत होती है। क्या ऐसे बच्चे आपके पास कभी आए जो कहें कि बस हम आज आए हैं और एक दिन में या विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ हम आर्टिस्ट बन गए? जी, ऐसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं। मेरा माशाल्लाह मैं काम करता हूँ कोलाज के ऊपर, मेरा अहद नबवी के ऊपर काम है, मुश्किल तरीन मैं काम करता हूँ, जिसमें कार्विंग भी है, स्कल्पचर भी है, मिनिएचर आर्ट भी है, ढलाई का काम भी है, पिलगाई का, मिस्त्रियों का काम भी है, लोहारों का काम भी इसके अंदर नज़र आएगा आपको। तो वो अक्सर बच्चे आते हैं तो कुछ सीखते हैं, तो कुछ के वालिदैन कहते हैं जी जैसे आप जिस लेवल के आप हैं हमारे बच्चे को हमें सीखा नहीं है। अच्छा। इवन के एक बच्ची की वालिदैन मुझसे वो थोड़ी सी हुई कि आपने हमारे बच्चों को 3 माह में वो नहीं बनी जो आपके स्टाइल का है। ये भी होता है। 25-30 साल का एक्सपीरियंस और कहाँ 3 महीने का। तो मैं उसको समझाता हूँ बड़े प्यार से, मैंने कहा अभी आप अलिफ सीख रहे हैं बच्चे, ज़रा एक दिन में तो नहीं आर्ट आएगा, या 3 माह में तो नहीं आता इस लेवल का। हाँ जी। जब आप सिखाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए? सबसे अहम तो बच्चे का एटीट्यूड, सबसे अहम तो ये है कि वो कितनी डिवोशन से काम करता है। ड्राइंग सबसे, लिखाई में कैलीग्राफी कलम से, और पेंटिंग में ड्राइंग, कि उसकी ड्राइंग कितनी पुख्ता है, ड्राइंग से ही काम बनती है। जैसे हम बात करते हैं तो हमारी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो यही जो ड्राइंग है ये बुनियाद है पेंटिंग की, आर्ट की। नित नई चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं। जी हाँ जी। आजकल तो नए मटेरियल्स आ चुके हैं, नई अवेयरनेस आ चुकी है, मटेरियल ऐसे आए हुए हैं, खूबसूरत मटेरियल हमारे दौर में नहीं थे, ऐसे नहीं थे, बिल्कुल ऐसे टेक्सचर से आ चुके हैं। इवन के मुझे याद है जब मैं 23 मार्च करते थे या 14 अगस्त पे करते थे, हम बुक्स लेते थे और कॉलेज में हमें बुक्स देते नहीं थे, ऐसे ही फोटो शेयर करवानी। मुझे अभी तक याद है कि फोटो शेयर करवानी, वो भी पर्ची लिखे देते कि ये किताब वापस आएगी। यस। तो वो फोटो कॉपी करनी, कलर फोटो करनी, फिर 35 कैमरा होता था ये शीका का, उससे तस्वीर खींचनी कलर, फिर इंतजार करना 3 दिन का कि फिल्म मुल्तान से बन के आनी है तस्वीरें, फिर वो कलर देखना उसमें, वो हो आप चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। अब तो बच्चे फौरन मोबाइल पे, गूगल पे फौरन सर्च करते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। मैं कहता हूँ अब इंफॉर्मेशन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा है, मौके बहुत ज़्यादा हैं। यस। अब जहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है, मौके हैं, तो ये फिर आप जैसे टीचर्स की या वालिदैन की या मीडिया की, जो भी अदारे इससे रिलेट करते हैं आर्ट से, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इंफॉर्मेशन का पॉजिटिव यूटिलाइज करें। जी हाँ जी। ना कि बच्चों के अंदर कोई टैलेंट है, कोई ऐसी सलाहियत है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो वेस्ट हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो आर्ट है ना वो मोहब्बत का नाम है। बच्चों में जो तलखी है वो ख़त्म करती है, सबसे बड़ी बात है। नफ़रत ख़त्म करती है आर्ट, ये सबसे अहम बात है कि हमारे माशरे को मोहब्बत की, नफ़रत की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है। असल बात ये है। हाँ सही। अच्छा अजीम साहब, फाइन आर्ट्स की तारीख में चाहूँगी कि थोड़ी सी बताइए कितनी पुरानी है? ये 20 साल, ये सॉरी 22-23 हज़ार साल से पुरानी तारीख है। दूसरे आइस एज के बाद इंसान थोड़ा सा सिविलाइज शुरू हुआ। 10,000 साल पहले की तारीख मिलती है। 25,000 साल पहले अल्ट्रा मीरा गार के अंदर जो इंसान ने शक्लें बनाई हैं वो भी अभी तक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पहली तहजीब आबाद हुई थी, सेमेरियन पीपल दजला किनारे आबाद हुए थे, तो वो एक पूरी प्रॉपर उन्होंने तहजीब आबाद की अराक के किनारे में। फिर वहाँ से फाइन आर्ट शुरू हुआ, आर्ट शुरू होना शुरू हुआ। अजीम साहब, ये हम ना मज़ीद आपसे जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद और जो इसके अहम पहलू हैं, अहम पॉइंट है, वो आप नाज़रीन को बताइएगा। नाज़रीन हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें फ़न आर्ट्स पे डिस्कशन की जा रही है और हमारे नौजवान कितना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, कितने इंफॉर्मेशन से वाबस्ता है और टेक्नोलॉजी का दौर है तो यकीन इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसका जो पॉजिटिव यूटिलाइज है वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इसी पे हम बात करें। अजीम साहब, हम फ़ाइन आर्ट्स पे बात कर रहे थे, उसकी हिस्ट्री जो है वो जान रहे थे, आपसे बताइए। फ़ाइन आर्ट्स के अंदर ये है कि मटेरियल्स जो आप कर रहे हैं, एक तो ये बहुत है, नौजवानों में अवेयरनेस है मटेरियल के हवाले से, और दूसरा ये जो मुख्तलिफ प्राइवेट आर्ट गैलरीज हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बेच देती हैं जो नए आर्टिस्टों की होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे में बड़ी अवेयरनेस मिलती है कि जो नौजवानों की चीज़ें सोल्ड होना शुरू हों तो ये भी एक बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है कि नौजवान इस तरफ राग़ब होते हैं सीखने के लिए, और वालिदैन भी खुश होते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं इनकम जनरेट कर रहे हैं, ना कि ये पैसे का ज़िया हो रहा है। असल बात ये भी होती है, अक्सर घरों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये तो फ़ाइन आर्ट्स जो है ये पैसे का ज़िया है। हाँ, ये भी बड़ी मतलब मेजॉरिटी यही समझती है कि ये इसका फ़ायदा कोई फ़ायदा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कदर हुई है फ़ाइन आर्ट्स की। बहुत अच्छे इदारे हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनली बहुत फेमस इदारे हैं पाकिस्तान में जो आर्ट सिखाते हैं यहाँ। तो क्या पाकिस्तान ने कभी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस आर्ट में पार्टिसिपेट किया? जी हाँ जी, मैं भी कई मुल्कों में गया हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। अभी पिछले रमज़ान में मैं गया हुआ था, मलेशिया गया हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी बुद्धिज़्म के ऊपर। तो मैं अपने पाकिस्तान नौजवानों का काम लेके गया था और नौजवानों का काम बहुत खूबसूरत बिका है वहाँ पे। बल्कि जापान के एक टेम्पल में एक वो काम लगाया गया है। पाकिस्तान के फनकारों को नुमाया कामयाबियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आप चूँकि इंटरनेशनल टूर करते रहते हैं, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो नौजवान हैं उनमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात एक तो थोड़ा सा गैप था पिछले दौर में, नौजवान इस तरफ राग़ब नहीं हुए, प्लस ये हमारे थोड़ा सा नौजवानों को ये है कि वो मेहनत से कतराते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट समझते हैं। मैं ईरान गया तो ईरान के मैंने लोग देखे जो कैलीग्राफी थे, जो मिनिएचर आर्ट करते थे, जो स्कल्पचर बनाते थे, वो बहुत डिवोशन से अपने काम करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली तभी उनका काम बहुत टॉप के ऊपर है। क्यों? कि वो बहुत तवज्जो से, बहुत मेहनत से, दिल लगी से काम करते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के नौजवान जो काम करते हैं। मेरी वो शॉर्टकट कहते हैं कि 2 माह में हमें काम आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम लगाएं तो इंशाल्लाह ताला मेहनत वक्त मांगती है। आप जितना उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप सब्र करेंगे, उसका फल उतना ही मीठा होगा। ये चीज़ हमें यकीनन जानने की ज़रूरत है। एक अच्छे आर्टिस्ट में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे अहम तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए उसके पास, बाखलाक, उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से अमानत होती है। ये आइडियाज़ जो कुरान लिखता है या पेंटिंग करता है, जब मुजस्समा बनाता है, जो साइंसदान होता है, उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम होता है। उसमें वो नेगेटिव नहीं हो सकता। उसको उसने ट्रांसफ़र करना होता है कैनवस के ऊपर, किताब के ऊपर, शायरी के ऊपर, कोई फार्मूला बनाता है। तो वो जो डिस्टेंस उसका जो दिल है वो साफ़ होना चाहिए ताकि वो एक ट्रांसफार्मर जो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आती है वो ठीक तरह से वो कर सके, अदा कर सके। ज़बरदस्त, ये चीज़ें ये मालूम होना और ये खूबियाँ, ये खसूसियात होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ, हर वालिदैन का एक सपना होता है उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, यानी कुछ इस तरह के सपने वालिदैन ने रखे होते हैं। आपके वालिदैन का कोई सपना रहा हो? मेरे वालिद का था तो मैं इंजीनियर बनूँ, लेकिन मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था कि मैं खतात बनूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के खतात, चमड़े पे काम करने वाला। तो मैंने वो बना और मेरी माँ कहती है कि मैंने ख्वाब देखा कि आप रोज़ा रसूल में ये अपना काम लेके जा रहे हैं और वहाँ से आपको हिदायत मिलती है कि ये जो लेदर पे काम है, इस्लामिक आर्ट है, ये दुनिया तक पहुँचाओ। तो मैं दुनिया का लंबा तरीन कुरान पाक बना रहा हूँ, 7 किलोमीटर लंबा, जो मक्का की पहाड़ियों पे जिसको डिस्प्ले कर मैंने शुरू किया बस, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ का ख्वाब था, जो सपना है पूरा हुआ इंशाल्लाह। यानी कि वालिदैन की सपोर्ट है आपके साथ? क्यों नहीं, होनी चाहिए। मुझे लगता है वालिदैन जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा तो मेरी माँ जो पीर समझ लें, मसला होता तो मैं माँ से अभी सुबह बात की है कि मैं माँ कोई अच्छी चीज़ हो मेरे लिए, कोई लोगों को हिदायत मिले इसमें, वहदानियत की, अल्लाह ताला के उसकी वजूद के हवाले से, कायनात के हवाले से, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स में कायनात का जिक्र, बिग बैंग का जिक्र, कुन फायकुन का जिक्र बहुत होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवेयरनेस है नौजवानों में साइंस के हवाले से, कुरान के हवाले से, आर्ट के हवाले से, वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के आर्ट्स को मज़ीद उजागर करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए
क्या इवेंट्स वगैरह का इनका अभी हमारा कल लोक विरसा शुरू होने वाला है। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान के दस्तकार सारे आ रहे हैं, क्या बात, नौजवान दस्तकार आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इवेंट है जिसमें हम अपनी आर्ट भी सीखेंगे, दस्तकारी भी देख सकेंगे नौजवानों की और बड़ों की भी, क्योंकि उनके नक्शे कदम पे हम चल चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, ये हुकूमती सतह पे होता है, हुकूमत की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो कोई प्राइवेट इदारे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं जो आर्ट प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट सिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को वहाँ भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं जिस इदारे से हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, तो यहाँ फीसें बहुत मुनासिब हैं। यहाँ भी अक्सर बच्चे आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। मेरे 3 स्टूडेंट्स यूरोप में बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा काम, 2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी एक मैनचेस्टर में एग्जीबिशन की है, एक ने मसाजिद में काम किया है, और एक स्टूडेंट है मेरा बहुत अच्छा, मुमताज़ अमीद राव का बेटा, वो BBC में काम करता है, लेकिन मुझसे सीखा माशाल्लाह, वो वहाँ भी काम कर रहा है अपना आर्ट के हवाले से। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे नौजवानों में और ज़्यादा एक लगन, एक शौक, एक दिलचस्पी, एक एलिमेंट पैदा हो? सबसे अहम बात तो मेहनत है, लगन, मेहनत, और दूसरा वो प्रॉपर सीखें। शॉर्टकट, यूट्यूब पे चीज़ें शॉर्टकट आती हैं, शॉर्टकट भी सीखें, लेकिन प्रॉपर एक फॉर्मेशन आर्ट की, कैलीग्राफी की, ये सीखनी लाजमी होती है। टाइम बिना सीखे कुछ पॉसिबल नहीं। टाइम दें और खुलूसे नीयत से टाइम दें इसको। मैं समझता हूँ फिर कर लेंगे ये काम। यानी अगर हम कोशिश करें या एक लगन हो हमारे अंदर, क्योंकि हमारे नौजवान करोड़ों में हैं, 5-6 करोड़ नौजवान हैं पाकिस्तान की यूथ, बहुत माशाल्लाह असासा है, मेरा कीमती असासा है पाकिस्तान की यूथ है। तो उनमें बहुत टैलेंट है। मैं बहुत 25 साल से पढ़ा रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल में, तो मैं समझता हूँ मेरे जो नौजवान हैं उसमें बहुत टैलेंट है। ये किसी लिहाज से भी दुनिया से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल देखें तो फाइन आर्ट्स का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में क्या देखें? बहुत रोशन है। मैं समझता हूँ कि दाखिले नहीं मिलते, ऐसे कॉलेज हैं जहाँ फाइन आर्ट्स के दाखिले नहीं मिलते, लोग लाइनों में रहते हैं। फिर मुझे पता है ना। हाँ जी, डॉक्टर इंजीनियर्स का तो हमने सुना था, लेकिन सिफारिशें होती हैं वहाँ, सिफारिश चलती नहीं, ड्राइंग चलती है। आपका एटीट्यूड चलता है, ड्राइंग चलती है वहाँ। ऐसे कोई टिप्स, ऐसे कोई पॉइंट्स, ऐसे कोई एडवाइस जो आप हमारे नाज़रीन को फाइन आर्ट्स के हवाले से, ओवरऑल आर्टिस्ट के हवाले से दें? मैं समझता हूँ कि उन नौजवानों के लिए जो जिनके वालदैन के लिए भी रिक्वेस्ट है कि वो वालदैन जो देखें बच्चे में टैलेंट है तो ड्राइंग की ठीक करवाएं, उनको आर्ट की तरफ लेके आएँ। मैं समझता हूँ कि आज जो फाइन आर्ट्स है इसमें बड़े अच्छे मौके हैं, अपनी गैलरीज बना सकते हैं, अपना आर्ट बेच सकते हैं, और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में लड़कियाँ जा सकती हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो हायर करती हैं अपने आर्ट के हवाले से, अपनी कमीशन वर्क देती हैं। पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में आर्ट लगता है, फ़रोख्त भी होता है। मैं समझता हूँ। अच्छा, यहाँ आपने लड़कियों की बात की, एक ये फ़न आर्ट्स में लड़की ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं या लड़कियाँ, या दोनों बराबर हैं? दोनों, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं। क्या बात है, उनके हाथ में ज़्यादा खूबसूरती है? नहीं, या कलर्स सेंस? लड़कियाँ ज़्यादा सीखती हैं। अच्छा। लड़के ज़्यादा मैच्योर हैं अपने आर्ट के अंदर। ओके। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ है ना कि थोड़ा सा जो आदमी है, लड़का है जो है, उसको आर्ट सख्त दिया हुआ है। हाँ। लड़की नरम है, उसको नरम वाला आर्ट दिया हुआ है। तो जो सख्त आर्ट होता है वो लड़के कर लेते हैं। अच्छा। और लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़कियां नज़ाकत से काम कर लेती हैं उससे। नाजुक है ना। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही बराबर हैं पाकिस्तान में। हाँ। तो लड़कियां ज़्यादा काम सीखें, लड़कियां ज़्यादा सीखें। ठीक है, पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को, स्पेशली हमारे बच्चों को? नाम हो यही मट्टी ज़रखेज़ है। मैं समझता हूँ कि जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, बहुत खूबसूरत इदारे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह पे वाक़ है, जिसमें अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग की है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज़ क़यादत में हमने जो वतन लिया है, इसमें आर्ट बहुत भरा हुआ है। मेहरगढ़ की तहज़ीब, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब, टेक्सला की तहज़ीब, हड़प्पा की तहज़ीब, हम सपूत हैं, हम ममार हैं इस कौम के, और हमारे पास दुनिया की बेस्ट तहजीबें हैं। हम इनके रखवाले बन जाए, बस यही है। अमन का पैगाम दें दुनिया तक। क्या बात, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच हज़ीम साहब, वक्त पे इतनी अहम, इतनी खूबसूरत मालूमात हमारे साथ शेयर हुई। यकीनन नाज़रीन, आर्ट कोई भी हो, छोटा नहीं होता। आपके अंदर एक पैशन, एक लगन, एक शौक़ होना चाहिए, और ये एक ऐसी सलाहियत है जो कि कुदरती खुदादाद सलाहियत है, आपके अंदर मौजूद होती है। बस इन्हें पहचानें, पॉलिश करें, उजागर करें और दुनिया के सामने लेकर आएँ। देखिए, आप अगर आपके अंदर एक पैशन है, एक जज्बा है कुछ करने का, तो यकीनन कोई इंसान भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। और जहाँ हम फ़न आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आज अपने डिस्कशन में सुन लिया कि
इसकी वैल्यू अहमियत जो है वो सदियों से जो है वो चलती आ रही है और आज भी उसी तरह से है, तो मज़ीद हमें उसको उजागर करने की ज़रूरत है। ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूटीन में हम बातें करते हैं, खामोश तो हम रह नहीं सकते, लेकिन अब गुफ्तगू करनी कैसी है, लहजा किस तरह का अपनाना चाहिए और साथ साथ कुछ मतलब हमें बोलने के लिए किस तरह के अंदाज जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, ये बड़ा मैटर करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि बातों की जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू की जब हम बात करते हैं, बातें तो सभी करते हैं, रोज़ बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो गुफ्तगू का जो अंदाज़ है, जो अच्छी मीठी चटपटी गुफ्तगू है, वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप एक खूबसूरत लहजे में बात करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है और इन्हीं अल्फाज से, इन्हीं लहजों से, इसी गुफ्तगू से आप दूसरे का दिल जीत सकते हैं और दूसरे के कहते हैं दिल में घर बना भी सकते हैं और दूसरे के दिल से उतर भी सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आपने क्या करना है, दूसरे के दिल में जगह बनानी है, घर बनाना है या दूसरे के दिल से उतर जाना है। अब इसके लिए करना क्या होगा कि आपको अपना लहजा, अपना अंदाज़े बयान, आपका जो गुफ्तगू का तरीका है, जो आपने अल्फाज का चुनाव करना है, उस पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा आपको पता है कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता होगा जो अपनी बात कहना चाहते हैं, एक्चुअली में उनका मकसद ऐसा नहीं होता आपको हर्ट करने का या सख्त लहजे में बात करने का। एक्चुअली में उनकी रूटीन ऐसी बन चुकी होती है कि वो मजबूरन उनका लहजा तल्ख हो जाता है, अल्फाज थोड़े तल्ख हो जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि इसने मुझसे गुस्से में बात कर ली, मुझे इसने एटीट्यूड दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा अपने रवैये पे काम करना चाहिए, लहजों पे काम करना चाहिए। भाई नरमी रखें, ठीक है, माना आपके लहजे सख्त हैं, लेकिन दूसरे का दिल नरम हो सकता है, वो बात दिल पे ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज के ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है कि माशरे में ये चीज़ें हैं, सोसाइटी में हम फेस करते हैं, अपने घरों में फेस करते हैं, कॉलीग्स में, ऑफिस में ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे इन चीज़ों को हम समझें कि भाई गुफ्तगू का अंदाज़ कैसे रखें, किस तरह अल्फाज का चुनाव करें, किस तरह दूसरे के दिल में जो है वो हम अपनी जगह बना सकते हैं। तो जनाब इसी पे बात करेंगे, इस खूबसूरत टॉपिक पे डिस्कशन के लिए खूबसूरत से मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे आज हम जानेंगे, पूछेंगे खूबसूरत सी बातें कैसी होती हैं, खूबसूरत सी गुफ्तगू कैसे की जाए, कैसे अपने लहजे को बदला जाए, किस तरह के अल्फाज को जो है वो चुनाव किया जाए। तो सबसे पहले आज हमारे जो गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं अगर कहूँ तो बहुत ही खुश मिजाज शख्सियत हैं। यकीन करें जब भी मिलती हैं, जिस उम्र के भी इंसान होंगे ना, उनकी लेवल पे आके ना बात करेंगी, और मैं जब उनसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ना बहनों की तरह, ऐसे नटखटी सी शरारतें, ऐसी नटखटी सी बातें, चुलबुले सा अंदाज उनका होता है। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, जनाब हमारे साथ हैं इरम मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सही कहा ना मैंने? जज़ाकल्लाह खैर। कि चुलबुला सा अंदाज, नटखटा सा अंदाज, जज़ाकल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है कि बिल्कुल आप तो मुझे अपनी बेटियों की तरह लगती हैं और माशाल्लाह इतना वार्मथ आपके अपने लहजे में होती है, इतनी रिस्पेक्ट माशाल्लाह। आप भी और यासर भी, सो मेरा तो जस्ट लाइक माय होम। थैंक यू सो मच। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, इनको आप अक्सर करंट अफेयर में देखते होंगे। करंट अफेयर के लोग थोड़ी सी ना तल्ख हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली में वो ऐसे नहीं है, बस फील का थोड़ा सा असर हो जाता है। जो कि आप टीचर भी हैं और टीचर आपको पता है बहुत नरम लहजा रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ओवरऑल लोगों के साथ, सोसाइटी में बड़ा पोलाइट पेश आती हैं। तो हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं जनाब डॉक्टर फरीदा फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। इरम साहिबा, गुफ्तगू पे हम बात कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका अंदाज़, आपका काम, आपकी पर्सनालिटी मैं कहूँगी कि दूसरों के लिए रोल मॉडल है। तो गुफ्तगू क्या है, कैसी होनी चाहिए, बताइए नाज़रीन। मैं सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम मुखातिब किसके साथ हैं। बहसीत उस्ताद, मैं मॉन्टेसरी के 2 साल के बच्चों से लेके और फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स सबको ही पढ़ाती हूँ अभी भी। सो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है ना, कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए कि आगे जो जिससे हम मुखातिब हैं उनको समझ तो आए। Exactly, बच्चे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक तो ज़ुबान होती है ना, मुंह से हम जो अल्फाज का चुनाव करते हैं, लेकिन जब आपके अल्फाज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क हो, बच्चे सबसे पहले सेंस ही आपकी बॉडी लैंग्वेज करते हैं। और माशाल्लाह वही देखिए आप बच्चियों की तरह हो और कितना तो मैं खुशी होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बेटियों की तरह कि आप दैट वार्मथ यू नो।
تو یہ اگر آپ کے الفاظ تو بہت ہی اچھے خوبصورت ہیں لیکن آپ کے برتاؤ میں آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. سو وہ کال و فعل کا تضاد جیسے وہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ پہلے دیکھیں کہ آگے آپ مخاطب کس سے ہیں, کیا ان کے لیے میں نے الفاظ کا چناؤ صحیح کیا ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. ایک ہمارا پتہ نہیں احساس کمتری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی گیدرنگ میں ہم چلے جائیں تو انگریزی بولیں گے تو لوگ بہت متاثر ہوں گے, ہماری واہ واہ ہو جائے گی, ہے نا, بہت زیادہ. تو وہ میں بہت فیل کرتی ہوں کہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے. کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, جہاں زیادہ تر لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں, کہ ایسی زبان کا استعمال کریں جو سب کو سمجھ آئے, حاضرین محفل جو بھی ہیں. سو آئی تھنک آپ کی ایک تو آپ نے شروع میں جو اتنی اچھی انٹرو بھی دی اس ٹاپک کے بارے میں کہ آپ کی ایک تو کیا آپ کا لہجہ کیسا ہے, آپ کی باڈی لینگویج جو میں نے ایڈ کیا ابھی کیسا ہے, اور پھر آپ زبان کون سی استعمال کریں. اگر آپ احساس کمتری کا ہی میں یہ کہوں گی کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انگریزی آپ بولی جا رہے ہیں, کئی بار تو چلے عادت ہو جاتی ہے, ہم پیور نہ اردو بولتے ہیں نہ انگریزی بولتے ہیں, منگلش بولتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اور بحیثیت ٹیچر میں اپنی جو ٹریننگ بھی میں کراتی ہوں تو اساتذہ کو کہتی ہوں, یہ جو مجھ سے ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, کہ بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہے, یہ دیکھیں آگے سکھانا ہے, اور اچھا رول ماڈل بننا ہے, کہ پیار کی ڈوز بڑھا دو. ٹھیک ہے, جو بھی الفاظ استعمال کرو کہ آگے جو بچہ ہے تبھی آپ اچھی ایک استاد بن سکو گی, یا کوئی بھی پروفیشن آپ چنیں تبھی آپ اچھے ہوں گے کہ آپ کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ آپ کے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہو. بہت ہی خوبصورت بات کہی ارم صاحبہ نے, بڑا خوبصورت جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے متاثر کن گفتگو کیا ہے, کس طرح ایک منفرد انداز اور منفرد لہجہ اور الفاظ ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس میں بہت کچھ آپ کے ذہن پہ کتنا کچھ آپ کو آتا ہے. دیکھیے آئی تھنک ارم نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے نا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا انداز, لیکن جو کچھ بات بھی کی جا رہی ہے, یاد رکھیں کہ ایک اچھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کا ذہن بھی کشادہ ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں وہ خیالات ہوں جو کسی کو متاثر کر سکے. اس کا مطلب ہے آپ کی نالج ہونا ہر سبجیکٹ پہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آپ چاہے کسی سے بھی بات کر رہے ہوں, ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی پہ اپنی عقل جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن باتیں کرتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کتنا جو ہے اس کی وقت کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا, اکثر کہتے ہیں کہ زبان کھولتے پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. ایگزیکٹلی, آپ بالکل میری بات سمجھ گئے, جو ناظرین کو سمجھ آ جائے. دوسری چیز گفتگو میں سننا بھی ضروری ہے. یہ بات ویری ٹرو. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹروورٹڈ ہوتے ہیں نا, کم گفتگو کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بوچھاڑ کر دیں, ان پہ موقع دیں کہ وہ بھی بات کر سکیں, ان کی بھی سنیں, اور موقع کریٹ کریں کہ سب لوگ گفتگو کا حصہ بنیں. خوبصورت بات, بہت ٹھیک ہے, سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا بات کرنا, تو اس لیے ایک کمفرٹیبل ایٹماسفیئر کریٹ کرنا. اس میں آپ نے شروع میں کمپلیمنٹ دیا, بہت شکریہ. اسمائل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, جب آپ مسکرا رہے ہیں, ایک اچھا سا آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے, ایسا ماحول ہے جس میں لوگ کمفرٹیبل ہیں, تو وہ بولیں گے, بات بھی کریں گے, دل کی بات بھی کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں. کیا خوبصورت بات ارم صاحبہ, یقیناً بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی. انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جو نہیں بولتے ان کو بولنے کا موقع دیں, یا ایسا موقع کریٹ کریں کہ آپ ان سے بات کر سکیں, وہ ان کے مائنڈ میں کوئی بات آ جائے. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم دڑ دڑ بولتے جاتے ہیں, خود بولتے جاتے ہیں, اگلے بیچارے کو موقع ہی نہیں دیتے. اگر وہ کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے ہم اسے موقع ہی نہیں دیں گے. تو یہ جو بے جا بولنے والے لوگ ہیں, یہ اپنی ان کی شخصیت کے لیے یہ چیز کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, میں آپ سے متفق ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت عرصے کسی بھی پوزیشن میں جاب کرتے رہتے ہیں, ان کے بہت کچھ ان کا ایکسپیرینس, تجربہ ان کا بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے, اور پھر جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ٹائم کتنا لے لیا. اکثر
मैं ऐसे लोगों से और हमारा ये होता है कि आपने जब मल्टी टास्किंग आप कर रहे हैं, बहुत से एरियाज़ हैं, अब माइंड तो मेरा चल रहा है, हालांकि तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आगे जो मुझसे मुखातिब हैं कि वो इतनी अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज फिर फोकस ना रहना। शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं वो भी बात करती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी है कि हमें एक डिसिप्लिन अगर अपनी लाइफ गुजारनी है कि बात करने के लिए दोस्तों के साथ बैठे हुए फिर तो आप टाइम नहीं देखते। ठीक, अच्छा इरम साहब इस पे मजीद हम आपसे जानते हैं, डिटेल ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप ये बताइएगा कि जो ये धड़ाधड़ बोलते जाते हैं, बेजा बोलते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ये चीज़ इन्हीं की पर्सनैलिटी के लिए कितनी मनफी साबित हो सकती है, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें, गुफ्तगू की बात की जा रही है, गुफ्तगू को किस तरह से मुतासिरकुन बना सकते हैं और जनाब कब, कैसे और क्या बोलना है, ये पता होना, ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे हम बात करें, इरम साहब आप इसे हम बात कर रहे थे कि बेजा बोलने वाले लोग जो बोलते जाते दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, तो ये चीज़ उनकी अपनी शख्सियत के लिए कितनी मनफी साबित हो सकती है? आपने देखा होगा ये ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा गुजारा होता है किसी अच्छी पोस्ट पे या किस्से कहानियाँ वो करते हैं। सो एज ए प्रोफेशनल आई फील कि चलें एक सोशल गैदरिंग में या फैमिली में तो चले उनका आप सुन लें, बट प्रोफेशनली जब इस तरह के कई लोग आप से जिनका आपका वास्ता पड़ता है, सो वो आपके लिए ये इसमें बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप इन अ वेरी डिसेंट मैनर उनको बता दें कि सर आप मेरी एक और कोई अपॉइंटमेंट है या मीटिंग है, सो काइंडली इसके बारे में। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि लोग यू नो कि इस एम्बेरसमेंट के डर से कि वो बुरा ना मान जाएं, है ना, कि वो बताते ही नहीं और इतना टाइम का ज़िया हो जाता है कि जी वो बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, तो वो चुप करके सुनते रहते हैं, तो उससे काम का हर्ज बहुत ज़्यादा होता है। सो ये थोड़ा सा हमें खुद टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत है और किस तरह दूसरे को बहुत ही अदब के साथ बता देना कि जी उनकी ठीक है, बहुत आप इंटरेस्टिंग उनकी गुफ्तगू है, लेकिन आगे जो काम पेंडिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है करना। ऑफ कोर्स इस बात पे फोकस रखना जो है वो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते जो बात इरम साहिबा ने की कि कुछ बुजुर्ग हजरात होते हैं जिनके ठीक है लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा तजुर्बा है, और हम अक्सर कहते भी है कि बड़ों से सीखना चाहिए, उनके पास बैठ के सुने, उनके काम के हवाले से जाने। लेकिन अब चीज़ ये है कि टाइम आजकल वक्त जितनी तेज़ी से भाग रहा है, हमें उसके साथ उतनी ही तेज़ रफ्तारी के साथ हमें भी चलना है। लेकिन वो बुजुर्ग अपने वो एक्सपीरियंस, वो सारी एग्जांपल्स देना शुरू कर देंगे जहाँ पे पूरा दिन एक ही मीटिंग में गुजर सकता है। तो ये जो हम अपने आप को बड़े बादब बनाकर बैठे रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ कितनी ख़तरनाक या कितनी मनफी साबित हो सकती है और इसके हमारी शख्सियत या काम पे इस तरह की जो आदाब वाली गुफ्तगू सुनते सुनते जो असरात मुरतब हो सकते हैं वो क्या है और किस तरह इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये कोई आसान काम नहीं है। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है। देखिए, क्योंकि आपने अगले को किस तरह, देखिए इसमें अंग्रेजी का वर्ड टैक्ट ना, यानी बड़े तरीके से आपने बहुत सोचना है। जब आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हो उसको सोच के कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि अब इसको कैसे आराम से इंटरप्ट करूं। और अगेन उन्हें फील भी ना हो। मैं अगेन शुरू वाली स्ट्रेटजी से जाऊंगी। एक जो मेरे हिसाब से बड़ा जी आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाए ना पहले। ओह माय गॉड, ये मसलन बार बार घड़ी को देखें, घड़ी देख लें। हाँ, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इस तरह ना वाइंड अप की तरफ जाएं। मतलब आप आई थिंक एज अ टेलीविजन एंकर ये बहुत मजे से करती हैं और पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें ना तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से पहले एक थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी इंटरप्ट नहीं कर रहे, यानी इंटरप्ट करने से 5 मिनट पहले अपना स्पेस और ग्राउंड वर्क अपनी बॉडी लैंग्वेज से करना शुरू कर दें, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि आपने अगले को बोलने का मौका भी देना है, लेकिन फिर एक जगह जाके रोकना भी है। तो यस, एंकर का काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि एक गेस्ट है बोले जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये भी नहीं करना चाहिए कि जी आपका जो आइडिया है वो मतलब जरूरी नहीं है, या आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसकी कोई मतलब उसमें कोई आप कंटेंट नहीं डाल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका इंसान को सीखना पड़ता है। और ये सारा
जैसे हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये तरीका अब ज़रूरी है सीखें। देखो एक्चुअली ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ ऑफ द बैट, आपने पूछा मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि भाई इस तरह, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग ऐसे करते हो, तो मैंने कहा अच्छा यार इट्स अ गुड आइडिया। लोगों से आइडिया सीखने चाहिए। जब आप किसी को देखें ना, सिर्फ बात ना सुने। देखो पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर लिसनिंग टू अदर पीपल ना, अनफॉर्चुनेटली हम एक जजमेंट की प्लेस से आ रहे होते हैं। लग कैसा रहा है, कैसी रही है, किस कलर के कपड़े पहने हुए, जूता कैसा, इस तरह नहीं। आप देखें कि वो बात क्या करे, किस अंदाज से, उससे आप सीखते हो। और जैसे हम ऑफियर भी बात कर रहे थे, इट ऑल हैज टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, कि आप अगले का ख्याल करें, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर उसको रोक भी रहे हैं तो उसकी बेहतरी और अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या बदतमीजी कोशिश करके। लेकिन हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये हम कह सकते हैं, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। इरम साहिबा, कब, कैसे और क्या बोलना है, ये 3 चीज़ें बड़े वैरी करती, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सीखें? देखिए ये भी तजर्बे से आपको आता है। आप जब देखते हैं, वही अगेन मैं अपनी टीचर ट्रेनिंग की बात करती हूँ कि टॉपिक अभी क्या चल रहा है। अक्सर लोग, आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, ये आपने बहुत यंग एज से आपने बच्चों को ट्रेन करना है। एक तो ये कि सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है कि आगे जो आपसे मुखातिब है वो कह क्या रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम सिर्फ सुनते हैं जवाब देने के लिए, हमें समझ नहीं आया, सीखने के लिए तो नहीं। मैं अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि पहले समझो मैंने कहा क्या है। तो वो जो मैंने एग्जैक्ट जो बात पूछी है उसका येस एंड नो में मुझे जवाब दो, और फिर अपने ओपिनियन बाद में होंगे। सो हमारा एक ये भी एक अलमिया है, इसमें हर चीज़ की ना बच्चे को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अच्छा। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे तरीका तालीम में टीचर बोलती है, बच्चे सिर्फ सुनते हैं। हाँ। और वो भी बदतमीज़ी समझा जाता है। मेरे साथ अपना भी हुआ कि मैं कॉन्वेंट से जब इधर आई गवर्नमेंट के स्कूल में, तो वो बहुत था, हमें कॉन्वेंट में सिखाया जाता था पूछो, सवाल करो, आंखों में आंखें देख डाल के और सीधा खड़े हो, जैसे इस्लाम में भी है कि आप ज़रा कड़ाकेदार आवाज़ से औरत एक बात करे। तो वो यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी स्कूल्स में, बिकॉज कॉन्वेंट में आयरिश नन्स थी, ज़रा उनका तरीका मुख्तलिफ होता है, तो यहाँ पे वो बदतमीज़ी समझा गया। सोचे एक ही कल्चर में 2 तरह के स्कूल, और कितना वो आपको एक तरह से नेगेटिव, एक चीज़ जो पॉजिटिव थी एक स्कूल में, जो बचपन से मैं 8 साल मुझे सिखाया गया कि नहीं लाउडली और स्ट्रेट खड़े होके आंख में हाथ डाल के बात करनी है, और जो आपके दिमाग में आपने पूछना है, आप स्टूडेंट हो, और कोई चीज़ वो फजूल नहीं होती। स्टूडेंट जब तक पूछेगा नहीं तो उसकी जो उसका दिमाग में जो भी चल रही हैं ख्यालात का जो सिलसिला चल रहा है, सही है या गलत है, सो सादसा का काम है। वही जब मैं 9 साल की ट्रेनिंग के बाद इधर आई तो मुझे बहुत रेजिस्टेंस कि ये तो बहुत बोलती है, ये तो बहुत बदतमीज़ है। तो वो जो मेरे अपने ये ऐसे मुनफी जो तजर्बात थे बचपन से स्कूल से, वो फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स में किया कि नहीं, आपने पूछना है, समझ आपको तभी आएगी, और वो बोले के बगैर नहीं आएगा। अक्सर हमारे आपने देखा होगा, बिकॉज मैं डिसलेक्सिया की स्पेशलिस्ट भी हूँ, जो बच्चे रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग में जो प्रॉब्लम होता है, आपने देखा जो बच्चे जिस मजमून में कमज़ोर होते हैं तो वो आँख नहीं मिलाते टीचर से, कि टीचर पूछ लेगी और सबके सामने फिर एम्बैरस करेगी, रीडिंग के लिए कहेगी, है ना। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि नहीं, आप अपना जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, अभी तारिक जमील साहब के बेटे का भी इतना बहुत ही सैड ट्रैजिक, वो बच्चा भी डिसलेक्सिक था ऐसे। और वो देखें जब मेंटल हेल्थ का कितना, ये देखें बोलने से ताल्लुक़ है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कथारसिस शुरू होता है, कि आप माँ बाप जब अपनी ख्वाहिशात बच्चे पे कर देते हैं, यू नो, तो उस पे फिर बच्चा को समझ नहीं आती कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है, कब बोलना है, क्या बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, ठीक है, और जो आपसे मुखातिब है वो आपसे क्या पूछ रहा है पहले समझें, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बड़े बड़े लोग भी सिर्फ इंतजार में बैठे होते हैं कि अच्छा ये सवाल ख़त्म करे तो बस जवाब देना है। तो मैं कहती हूँ प्लीज़, हाँ समझे मैंने पूछा क्या है, उसका जवाब दे मुझे आप, यू नो, इधर राइट लेफ्ट की करके वो टाइम भी ज़ाया करने वाली बात है। हर चीज़ की महविश ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे तरीका तालीम में मैंने ये देखा कि इन छोटी छोटी चीज़ों को
कोई ट्रेनिंग नहीं कर दिया है, जा नज़रअंदाज रहा है, के एक बच्चे को आपने अच्छा रोल मॉडल बनाना है। हाँ। अब उसमें से अच्छा ओरेटर कौन है, एक अच्छी डिबेट कौन कर सकता है, बोल कौन सकता है, फिल बदी आपको पता है कि बच्चे, हाँ ना, सिलेक्शन जरूरी है। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद इस पे मजीद हम बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाज़रीन, ब्रेक लेने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू को मुतासिर किस तरह से बनाएं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कब क्या कैसे बोलना चाहिए, इस पे कमान होना, इस पे महारत हासिल करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पे हम बात करें, मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि दौरान गुफ्तगू हम दूसरों के एहसासात का, जज्बात का, इमोशंस का हम ख्याल नहीं रखते, बड़ा हर्ट करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं हमने तो बस ऐसी बात की है, ऐसी जनरल से बस बात कर दी है, एक माइंड में एग्जांपल दे दी, ये वो इस तरह की हम बातें कर देते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि दौरान गुफ्तगू इस चीज़ का हम ख्याल रखें कि दूसरे को हर्ट ना हो, किसी किस्म के कोई उसके इमोशन, जज्बात जो हैं उनको ठेस ना पहुँचे। इसके लिए नरम दिल होना ज़रूरी है बहुत। मतलब कि आपको एकदम महसूस हो, देखें कई दफ़ा अच्छे लोग भी जो हैं नहीं चाह रहे होते हर्ट करना, हाँ। लेकिन होता है ना, टोन हो जाती है निकल, मोड़े ना गुफ्तगू, दोबारा से उसको किसी प्लेजेंट साइड पे लेके आए, हाँ। जब आपको नजर आ रहा है कि अगले का मुंह उतर रहा है, हाँ, फील हो रहा है, यही तो बात होती है ना, दूसरे को देखना। अंग्रेजी में तो एम्पैथेटिक कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते होंगे, सॉरी वापस जाके सीख के आऊंगी कि एम्पैथेटिक को उर्दू में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एम्पैथेटिक कहते हैं, यानी कि दूसरे के एहसासात को महसूस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो सिंपैथी होता है किसी और के साथ, मतलब उसके हालात के ऊपर, हाँ। जो है वो उसके साथ थोड़ा उसके हमदर्द बन गए, हाँ। मतलब यू नो सिंपैथी। एम्पैथी इज समथिंग एल्स। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप अगले के चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत से उसके एहसासात को समझने की कोशिश करें, और आप खुद भी इतने नरम दिल हो कि एकदम आपको लगे यार सख्ती हो गई, तो फिर बात को का रुख बदल दें, हाँ। तो कोई नहीं, ऐसे हो जाता है। देखो अगेन बात वहीं आ जाती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, या जिन लोगों को हम रोल मॉडल समझते हैं, वो लोग होने चाहिए जो कि इस तरह एहसास रखें। बिल्कुल ऐसे। दूसरे की ज़िंदगी के अंदर पता नहीं क्या क्या मसाइल होंगे, तो इसलिए अगले को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा सख्त बातें भी करनी होती हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि हर वक्त आप जो है वो, कई दफ़ा करनी पड़ती हैं, लेकिन अगेन उसको मिनिमाइज, उसका इम्पैक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ता है। और हाँ, कई दफ़ा स्ट्रिक्ट टोन भी अडॉप्ट करनी बाज़ जगहों पे आपकी करनी पड़ती है। देखिए अगर किसी ने गलती की है, हाँ, तो फिर करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है ओवर टाइम, एंड आई वुड नॉट लाइक कि कभी भी दोबारा ये कोई मिस्टेक करे। सॉरी फॉर एवरीवन जिसके साथ मैंने ऐसा किया, सीरियसली मैं खुद कह रही हूँ। ठीक है, कभी भी अगर किसी के साथ सख्त बात करनी हो, हाँ, कभी भी लोगों के सामने नहीं, नेवर एवर। और हमारा इस्लाम भी तो यही कहता है टू अ साइड कि एक मिनट आपसे छोटी सी बात करनी, जरा अपनी साइड पे आइए, हाँ, लोगों के सामने। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत जरूरी है। देखिए अगेन वही बात कि शायद वो करके किया भी, हाँ, सख्ती की भी हो जाता है, और लगता है ऐसा ही था कि भाई सख्ती का मौका है तो सख्ती करो, हाँ, करनी भी पड़ती है भाई। एज ए टीचर भी जब कई दफा आप देख रहे हैं कि बच्चा काबू नहीं आ रहा, बच्चे के लिए बेतहाशा बदतमीजी कर रहा है, बिल्कुल क्लास में करते हैं बच्चे, हाँ, आपकी पेशेंस को एक लेवल तक ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसका तरीका ये नहीं है, उसका तरीका ये अच्छा बेटा क्लास के बाद आपके मुझसे मिलेंगे, आज जरा मुझसे मिलेंगे, हाँ, और अलग से, सारे बच्चों के सामने नहीं, पूरी क्लासरूम के सामने नहीं, इतना कहना काफी होता है। बाय द टाइम बच्चा आपके ऑफिस में आएगा उसकी टांगे लरज रही, ओह माय गॉड, हालांकि आपने कुछ भी नहीं कहा। ये हर चीज एक तरीका है। क्लास अगर उसी वक्त आप उसको डांट डपट देंगे, उसका कभी भी ये असर नहीं होगा। जो आप कहेंगे आप स्माइल करके उसकी तरफ देखेंगे, वो हर्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अटेंशन लेने की कोशिश करे। सिंपल सी बात है, आप उसको अटेंशन ना दें व्हिच द पर्सन डजंट डिजर्व, और आपसे कहें अच्छा बेटा, हाँ, बाद में बात सुनिएगा, ऑफिस में मेरे पास आइए। तरीका कार जो है वो चेंज होना चाहिए। इरम साहब, रिश्तों की मैं ज़रा यहाँ बात करना चाहूँगी। हमारे रिश्तों में इस वक्त दरार, नाराज़गी, तलखियाँ चल रही होती हैं, उसकी भी वजह ये गुफ्तगू हो सकती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा
इसका दारोमदार आपकी अल्फाज का चुनाव जो हम देखें बॉडी शेमिंग कर देते हैं। हमारे माशरे में एक और बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी है कि जो चिट्टा गोरा, आपकी तो महविश बहुत तारीफ़ें होती होंगी जो हम जैसे गंदमी रंग वालों बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल। हाँ, अब अक्सर मैंने देखा है कि लोगों में एहसास ही नहीं है, एहसास से आ रही हैं, कोई मोटी ओवरवेट हैं या गंदमी रंग है तो हाय तुम्हारी अम्मी तो इतनी खूबसूरत हैं, वो तो गोरी चिट्टी है, तुम्हें हाँ, क्या, तुम तुम्हें किस पे क्या चली हुआ? गई हो? अब हाँ, एक पर्सनल भी मेरी बेटी माशाल्लाह पैदा हुई तो हेल्दी सी थी। अब वो छोटी सी उम्र से वो 7 बच्ची मेरे साथ, और आप हाय खुद तो बड़ी स्मार्ट हो, बेटी का क्या कर दिया? ओह माय गॉड। सो ऐसे चुभने वाले आप जब जुमले बोलेंगे और एक बच्चा साथ बैठा हुआ है, सोचें वो एहसास कमतरी में। अब ये जो इतनी ज़्यादा, आप तो मैं मीडिया वालों से भी कहूँगी, ये फेयर एंड लवली क्या है? आप क्यों एहसास से कमतरी कर रहे हैं कि सिर्फ खूबसूरती सफ़ेद रंग में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपके इखलाक में सबसे खूबसूरत तो खूबसूरत दिल आपका होना चाहिए, एम्पैथेटिक, मतलब दर्द रखने वाला दिल होना चाहिए। आप हर चीज़, चिट्टा गोरा, आपने देखा है वो आजकल मॉडल्स कैसे मेरे हुस्न का ये तो हुस्न तो स्किन डीप अंग्रेजी में कहते हैं, आपके दिल में, अंदर है, आपके लहजों और में। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, हर चीज़ खूबसूरत है। यकीनन। हज़रत बिलाल हबशी देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा। तो मैं वही कह रही हूँ कि हमें अपने ये जो आपने जो बॉडी शेमिंग इसे कहते हैं ना, कि और फिर दूसरे के ये एहसास ना करना, फैमिली में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये लोगों का जो एहसास कमतरी होता है, तो बढ़ चढ़ के जब तारीफ, मैं बाहर गई, मैंने ये डायमंड ख़रीदा, ये मेरा डिज़ाइनर बैग है, कि आजकल के जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं या जो है मतवसत हैं, ये सफ़ेद पोश हैं, कुरान में अल्लाह कहता है कि उनके चेहरों से आप पहचान लेंगे। आप एक वही स्पेशली एक गैदरिंग में बैठ के ऐसा दूसरे को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दें तो लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। उसी अब वो जो रिश्तेदार आपका होता है, वो लोग उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं, इनके साथ तो फिर इनकी अब तारीफ़ें कौन करे, आपके बहुत खूबसूरत हैं, आपके डिज़ाइनर बैग हैं, आपके घर। सो ये हमें एहसास रखना चाहिए, और बच्चों की तरबियत, माँओं का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, वालिदैन का, कि ये मटीरियलिस्टिक जो हमने बहुत ज़्यादा आपने बना दिया बच्चों को, छोटी छोटी, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इतवार बाजार का खिलौना उसे दिया है या आपने प्ले स्टेशन लेके दिया है इतने हज़ारों का, बच्चे के लिए तो वो खिलौना है, उसको खिलौना चाहिए। तो ये जो एहसास कम थी, जब मैं मॉन्टेसरी की टीचर थी तो सोचे मैं हैरान होती थी कि कई माएँ स्पेशली कहती थी, आज से आई थिंक 20-25 साल पहले की बात है, कि तब नए नए KNN के प्रोसेस फूड चले और बाहर दुबई के लंच बॉक्सेस आते थे कि आपने अपना ये किसी से शेयर नहीं करना। तो वो बच्चा, मैं तो कहती थी कि ये हम तरबियत का हिस्सा है, और वालिदैन के बाद एक उस्ताद का काम होता है कि जो थोड़ी बहुत कमी घर में रह गई है वो इधर करें। सो आप क्या बात कर रहे हो, जो बच्चा सुनता है घर में वही बोलेगा, वही बोलेगा। तो ये एहसास कमतरी ही की है। एक मिसाल है कि जब आप बहुत शौक मार रहे हैं अपनी महंगी महंगी चीज़ों के बारे में, वो करें कि बच्चा वो सुन के आता है और वो उसके फिर एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो वालिदैन, केयर गिवर्स जो बच्चे के साथ होते हैं, उनका पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने कैसे रोल मॉडल्स देखे। पैगाम भी ऐड कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए, पैगाम के लिए। बस मैं ये कहूँगी कि अच्छा रोल मॉडल बने और किसी का दिल ना दुखाएं। और एक है, हमारे तो दीन इतना प्यारा है कि सच बोलें, कि जब आप सच बोलेंगे तो आपको सोचने, हाँ, कि आपके खूबसूरत प्रोग्राम में आप सच बोलेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चिकनी चुपड़ी जब लगा रहे होते हैं ना, दूसरे जो सामने बैठा है उसको समझ आ रही है, क्या पता उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि आपके मुंह पे कहे कि प्लीज इतनी मेरी चापलूसी ना करो, झूठ ना बोलो। लेकिन मेरा तो यही पैगाम है कि सच बोलें और प्यार करें, दूसरों के दुख को भी समझें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, 10 सेकंड पैगाम। तो अच्छा सा पैगाम, जहन का और अपने जिस्म का ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आप रूह हैं। क्या बात। आपका इन चीज़ों के ऊपर काबू हो सकता है, तो जितना आपका
आपका जिस्म बिल्कुल सेहतमंद होगा, हाँ। उतना आपका जहन भी हसास होगा। बिल्कुल, यकीन इन्हीं चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। टाइम चूँकि ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त दिया। टॉपिक यकीनन बहुत ही खूबसूरत था, नाज़रीन इस पे और ज़्यादा बात करने को दिल चाह रहा था, लेकिन अभी जितनी हमने बातें कर ली हैं, इसी पे अगर हमने अमल कर लिया तो यकीनन ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।